फिलहाल जिस तरीके से गुजरात में चुनाव का माहौल चल रहा है, गुजरात ही नहीं पूरे देश में, वैसे में हमने देखा है कि बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे आती है, नामांकन करती है, अपने उम्मीदवार खड़े करती है। वैसे में दो ही पार्टियों की ज़्यादातर चर्चा होती है और ख़ास तौर पे गुजरात में तो आज तक देखा गया है कि गुजरात में सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टियों का दबदबा रहता है। वैसे में भले ही आम आदमी पार्टी अपनी जगह तलाशने को निकली है और यहाँ पे जगह उसने शायद बनाई है गुजरात में, लेकिन गुजरात में पहले से इतिहास रहा है कि दो पार्टियों के अलावा तीसरा कोई रहता नहीं है। वैसे में जनता के बीच में जाए और उनके साथ संवाद किया जाए तो उनके साथ में उनको कोई ऑप्शन मिलता नहीं है। उनका भी मानना है कि कांग्रेस भले ही मन से उतर गई है, भाजपा के लिए उनका आदर वैसा ही है और भाजपा का भी कहीं ना कहीं वो पर्याय देखना चाहती है। तो वैसे में वो कहा जाएगा वैसा बड़ा प्रश्न रहता है। तो वैसे में आज गुजरात का माहौल ऐसा हो चुका है कि भाजपा जो कि 27 सालों से यहाँ पार्टी यहाँ पे रूलिंग है और यहाँ पे अपनी सत्ता में अभी तक बनी हुई है, तो उसका कहीं न कहीं नेताओं पे नशा चढ़ गया है। तो नेताओं द्वारा कहीं न कहीं कुछ समाज के ऊपर या फिर कुछ व्यक्तियों के ऊपर या खास तौर पे किसी को टारगेट करके उनके ऊपर, यानी कि जैसे कि अपशब्द भी बोलना या फिर कैसे भी टिप्पणी करना, वैसे मामले सामने आ रहे हैं। आज की तारीख में जैसे कि ये मामला बहुत ही बड़ा बन चुका है क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर बार बार ऐसे सवाल किए जा रहे हैं और ऐसी गलत टिप्पणियां की जा रही है जिसको लेके बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। आज तक जिस पार्टी ने जो अपने हाथ में भगवा लेके चली है और उसकी मिसाल रही है लोगों के बीच में, उसकी मिसाल पूरे देश में रही है, तो वैसे में उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां भाजपा के बड़े बड़े नेताओं द्वारा किए जाना बहुत बड़ी बात है, अहम बात है और गलत बात भी, निंदनीय बात है। तो वैसे में कहीं न कहीं यहाँ गुजरात में भाजपा में और भाजपा के अंदर रहे क्षत्रिय नेता और बाहर भी कुछ संगठन है, वैसे संगठनों के बीच में भी कहीं न कहीं इस बात में बवाल है। तो लोग चाहते हैं कि कहीं न कहीं इस बार भाजपा को हटाएंगे और वैसे में एक संगठन ऐसा भी, एक पार्टी ऐसे भी कि जो यहाँ गुजरात में ही नहीं पूरे देश में अपनी जगह तलाशने को निकली है और कहीं न कहीं वो भी हिंदुत्व को लेके ही निकली है और सही मायने में जो हिंदुत्व होता है उसको लेके निकली है। तो कहीं न कहीं उनका स्टैंड क्या रहेगा और वो कैसे आगे बढ़ना चाहेगी, आइए हम उनसे जानेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है गुजरात के उपाध्यक्ष कर्णदेव सिंह जी चौहान, जो कि राष्ट्रीय जनलोक पार्टी उसमें से आते हैं और उस पार्टी की अभी नींव रखी हुई है, नींव से वो उभर के आ रहे हैं और गुजरात में प्रदेश का जो है कार्यकाल कैसा रहेगा, कार्य कैसे करेंगे, किस तरीके से उनका आइडियोलॉजी उनकी क्या रहेगी, वो सारी बातें उनसे जानेंगे। तो चलिए हम आज रूबरू करते हैं यहाँ पे जो राष्ट्रीय जनलोक पार्टी है उनके उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ पार्टी की आइडियोलॉजी है, क्या कुछ है। जी कर्णदेव सिंह जी, ये जो आपकी पार्टी है राष्ट्रीय जनलोक पार्टी, तो वो आप लेके चले हैं और जो पार्टी गुजरात में कैसे काम करेगी, हम जानना चाहेंगे कि आपका स्टैंड यहाँ गुजरात में किस तरीके से रहेगा। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, जिसके मुख्य संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक जो है उनका नाम है सेठ सिंह राणा। पूरे देश के जितने भी क्षत्रिय हैं या हिंदू हैं वो भली बात जानते हैं कि सेठ सिंह राणा का क्या कार्यकाल रहा है, इतिहास क्या रहा है, सब लोग जानते हैं और कितने वो राष्ट्रवादी हैं। तो उनकी ही आइडियोलॉजी के बेस पे और वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य हैं, वो हरियाणा में आज अभी जो करंट में जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में, बिहार में और कहीं दिल्ली में 2 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। काफ़ी सारी सीटें हैं वहाँ पे हम चुनाव लड़ रहे हैं अभी भी, जो जनरल इलेक्शन 2024 का उसमें। जी, तो जिस तरीके से आपकी जो आइडियोलॉजी कौन सी रहेगी इस बार चुनाव में हो या फिर आने वाले दिनों में हो, तो आपकी जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी क्या रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा है पूरे देश में कि भाजपा जो की है कि वो राष्ट्रवाद को लेके, हिंदुत्व को लेके, सनातन को लेके वो आगे प्रमुखता करती नजर आई है। तो वैसे में आपकी आइडियोलॉजी क्या रहेगी, कैसे उनके सामने रहेगी? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है या आइडियोलॉजी है, जो अपने आप को बोल रहे राष्ट्रवादी, एक्चुअल में वो राष्ट्रवादी है ही नहीं, वो फर्जी राष्ट्रवादी है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं,
वो जब महबूबा मुफ्ती है उनके साथ सरकार बनाते हैं, सत्ता में आने के लिए वो उनके साथ सरकार बनाते हैं और कोalition की गवर्नमेंट बनाते हैं। जो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहती है कि जो बुरहान वानी है और अजहर महमूद है जो आतंकवादी है, उसको हम मार्टिन जो रिमेन मार्टिन देंगे। इसका मतलब ये है वो शहीद का दर्जा दिलाने के लिए वो अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है। तो जो पार्टी है जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की, वो आतंकवादी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं या अपना मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं। उनके साथ आप भारतीय जनता पार्टी कोalition में वो कैसे राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो नॉर्थ में या हिंदी बेल्ट के अंदर जब भी भाजपा के लोग या भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के प्रमुख जो नेता हैं वो जब वोट मांगने जाते हैं तब वो ऐसा बताते हैं कि भाई गाय हमारी माता है, गौ माता है, हम हिंदुत्व के मुद्दे पर वो केस वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब भी वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बीफ है, जो गौ मांस है वो खाया जाता है, तो उनका वोट लेने के लिए वहाँ पे सत्ता में आने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हमें गाय मांस खाना चाहिए, उसमें कोई उनको आपत्ति नहीं है। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फर्जी राष्ट्रवादी है। वो राष्ट्रवाद के नाम पे अपने आप को बोलते हैं राष्ट्रवादी, लेकिन उनकी कोई नीति राष्ट्रवादी नहीं है। जी, और जिस तरीके से एक बहुत बड़ी अहम बात तो ये भी है कि आप गुजरात से हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, गुजरात के उपाध्यक्ष हैं, तो गुजरात में कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे कि गुजरात में 2 पार्टी का ही वजूद रहा है। 2 पार्टी के अलावा दूसरी बड़ी सी पार्टी कोई भी हो, शायद शंकर सिंह वाघेला जो कि बहुत बड़े पीठ नेता भी हैं, तो उनके साथ में कहीं ना कहीं केशुभाई पटेल जो उनकी भी पार्टी थी, तो कोई पार्टी यहाँ तीसरी टिक नहीं पाई है। यहाँ गुजरात में सिर्फ 2 ही पार्टी राज करती है, दूसरी पार्टी के अलावा तीसरी नहीं आती। जैसे कि आम आदमी पार्टी भी है, उसने बेस बनाया लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, हालांकि कांग्रेस को फिटकार मिलती जा रही है। तो वैसे में आप यहाँ पे बेस किस तरीके से बनाएंगे, आपकी आइडियोलॉजी और आपकी रणनीति क्या रहेगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आगे बताया वैसे ही जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा हैं, उनकी आइडियोलॉजी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है। वो जो आइडियोलॉजी है वो देश की जनता है या संस्कृति है, जो समाज है, धर्म है, उसको लेके हमें आगे चलना है, चाहे हमें सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी के साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो उस तरह से आइडियोलॉजी है। दूसरी बात, जो जिस तरह से आपने बताई कि गुजरात के अंदर 2 ही पार्टियाँ ज़्यादातर सत्ता में रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो मैं मानता हूँ, लेकिन आज के हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोग जो सवर्ण कास्ट के लोग हैं, जिसमें पाटीदार हैं, जिसमें राजपूत समाज है, क्षत्रिय समाज है, और उससे जुड़े हुए और क्षत्रिय समाज जो हैं या क्षत्रिय समाज की श्रेणी में आते हैं, या जो ब्राह्मण समाज है, उनको आज ठगा हुआ महसूस करते हैं। वो डे बाय डे अगर आप देखोगे, उनका इतिहास देखोगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सुवर्ण समाज के लोग हैं उनको डे बाय डे साइडलाइन किया है। तो हम वही कह रहे हैं, वो लोग उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको वो कांग्रेस को अभी वोट नहीं देने वाले, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी जो सवर्ण वोट बैंक है, उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस से कभी मिल नहीं खाएगी। और भारतीय जनता पार्टी उनका दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। लेकिन इसी वजह से हम इस गुजरात के अंदर हमारी पार्टी लेकर आए, हमारी आइडियोलॉजी लेके आए हैं। हम जन जन तक जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे हमारी आइडियोलॉजी क्या है और सच्ची राष्ट्रवाद क्या होता है। और लोग आज आप देखोगे, अभी रिसेंटली हमारी पार्टी यहाँ पे लॉन्च हुई है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं क्या है आपकी आइडियोलॉजी, जुड़ना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है फिलहाल हमें। जी। और जिस तरीके से अभी गुजरात में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चल रहा है भाजपा नेताओं के सामने, यानी भाजपा नेताओं के द्वारा अभद्र टिप्पणियां, उनके अशोभनीय टिप्पणियां उनके ऊपर होती है, समाज की बहन बेटियों को लेके भी उन्होंने ये टिप्पणियां की थी। तो ये सारी चीजें सामने आई है, तो वैसे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसको किस तरीके से देखते हैं ये सारी चीजों को? बिल्कुल सही बात है, मैं वही कहना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टियों का उनको एक बार सत्ता मिल गई, अब उनको सवर्ण के वोट की ज़रूरत नहीं है, उनके क्षत्रियों को वोट की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से वो जानबूझ के ऐसी बेहुदा बातें करते हैं, अपमानित करते हैं। जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए, सालों से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बेइज्जती करती है, वो जानबूझ के ऐसा करती है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, क्षत्रिय समाज जो है वो मांग कर रहे हैं कि भाई जो परसोत्तम रूपाला है, जो राजकोट से लोकसभा कैंडिडेट है, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की थी एक राजपूत समाज के ऊपर। लेकिन राजपूत समाज पूरा आंदोलन कर रहा है, काफ़ी लोग सड़कों पे खड़े हैं। ये बात प्रधानमंत्री जी जानते हैं, ये बात गृह मंत्री जी जानते हैं, बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसका मतलब सीधा यही मतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व और जो आला कमान है वो चाहता है
कि भाई इनका जो स्टैंड है परसोत्तम रूपाला ने जो बोला है वो सही है और वही नीति पे हम चलेंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये यही मानते हैं भारतीय जनता पार्टी। जी, तो जिस तरीके से अभी क्षत्रिय का तो आंदोलन चलता है, बहुत ही बड़े हिसाब से पैमाने पे यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है, वैसे में आपकी जो पार्टी है, आप पार्टी लेके निकले हैं, तो शेर सिंह राणा यानी कि वो कहीं ना कहीं वो भी क्षत्रिय है, वो भी बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने भी एक पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके आए थे, तो उनके साथ में आपने पार्टी की है, तो क्षत्रिय ही है, तो उनके लिए आपका स्टैंड कैसा रहेगा इस मामले में? जी बिल्कुल, जब शेर सिंह राणा जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के, जब उनको वो यहाँ पे पधारे हुए थे धंधुका के अंदर, तब उन्होंने अपनी स्पीच में बताया था कि किस तरह से अभी फ़िलहाल या आने वाले दिनों में ये हमारी एक पार्टी होनी चाहिए, हमारा झंडा होना चाहिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था कि जब मध्यकालीन भारत था, तब मध्यकालीन भारत में ऐसा कहा जाता था अकबर का जो राज था वो 80% पूरे भारत में वो राज कर रहा था, लेकिन वो उसका जो सेनापति था वो मानसिंह था, और मानसिंह ने जहाँ जहाँ युद्ध लड़े थे, युद्ध लड़के अकबर को लाके दिए थे, और इसलिए बोला जाता है कि अकबर सारा जीता था, लेकिन वो झंडा अकबर का था, लेकिन जीते मानसिंह थे। ऐसी बात मैं यहाँ पे गुजरात में करूँ तो काफ़ी सारे जैसे क्षत्रिय समाज से 15 MLA है, 15 MLA ऐसे हैं जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन आज उनका झंडा भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए वो समाज के साथ होने चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी और उनके जो पार्टी के जो आला कमांड वो अलग चाहते हैं, उनकी सोच अलग है। इसकी वजह से हम जो है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य जो शेर सिंह राणा की पार्टी है, जो राष्ट्रीय संयोजक है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे खुद का झंडा हो, हमारा खुद का पक्ष हो, जिससे हम हमारे पक्ष से हमारे बैनर तले हम हमारे भाइयों को संसद या विधानसभा के अंदर भेजें, जिससे कारण हम हमारा पक्ष रख सकें। हम किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहते, हम किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे, न छीनने देंगे, ये हमारी आइडियोलॉजी है। जी, और जिस तरीके से जो आंदोलन जिस गति से चल रहा है और अभी जिस तरीके से माना जा रहा है कि सब जगह पर शपथ ली जा रही है क्षत्रियों द्वारा भी और अन्य समाज द्वारा भी कि भाजपा के विरोध में जाके वोट करेंगे, और कहीं ना कहीं क्षत्रियों के समर्थन में भी कई सारे समाज भी है, तो वो भी बोल रहे हैं कि भाजपा को वो वोट नहीं करेंगे, विरोध में करेंगे और करवाएंगे। तो क्या वैसे में आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी जो पार्टी होगी या फिर वो लोग दूसरे अन्य जो ये वर्ग से भी है, तो वो लोग विरोध में वोट करेंगे, यानी कि कांग्रेस को वोट करेंगे? वैसे मानते हैं कि हिंदुत्व की पार्टी कांग्रेस नहीं है, तो क्या ये सही आइडियोलॉजी रहेगी या फिर सही बात रहेगी कि विरोध में वोट देंगे, यानी क्या कांग्रेस को ही देंगे? ये आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो क्षत्रिय समाज है, जो राजपूत समाज है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है फिलहाल इस चुनाव के अंदर। तो हम भाजपा को हराने के लिए पर्टिकुलर कांग्रेस को वोट देंगे, या जो उसके सामने जो कॉम्पिटिटर है, जो बड़ा कॉम्पिटिटर है। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो गुजरात के अंदर 26 लोकसभा सीट है, उसमें से 7 से 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसके अंदर राजपूत या क्षत्रिय मतदार हैं, वो जो मतदाता हैं वो निर्णायक मतदाता हैं। जो एक तरफा वोट कहीं पे भी कर दे, वो पार्टी या वो जो कैंडिडेट है वो जीत जाए। तो अभी फ़िलहाल हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने हमारी बात को अस्वीकार किया, समाज की बात को अस्वीकार किया, उन्होंने नहीं माना और परसोत्तम रूपाला जी को बरकरार रखा। तो इसकी वजह से उनको जवाब देने के लिए और हमारी अहमियत उनको बताने के लिए हमने हमारे समाज की तरफ से, संकलन समिति की तरफ से ये आह्वान किया गया है समाज को कि भाई पर्टिकुलर जो कैंडिडेट जहाँ पे हमारा नेतृत्व ज़्यादा है या हमारे निर्णायक मतदाता हैं, वहाँ पे वो वोट एक तरफा वोट करे और भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ वोट करे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हमारी अहमियत हो, हमारी वोट की अहमियत हो। क्योंकि आज तक ऐसा माना गया है कि राजपूत समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से सालों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने खून पसीना लगाया है इस पार्टी को बड़े करने में, केंद्र तक सत्ता में लाने के लिए, लेकिन उन्होंने रिटर्न में धीरे धीरे, आपको मैं बता दूँ एक और बात, अभी मेरे को याद आई, मैं बता देता हूँ। 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी कहीं पे भी, देश में भी नहीं थी, तब गुजरात से 26 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्षत्रिय कैंडिडेट लोकसभा के अंदर चुनाव जीत के गए थे। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी का उदय होता धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे कम करती गई है। और अभी लास्ट 10 साल में आप देखोगे एक भी कैंडिडेट क्षत्रिय समाज से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी है, और वो वही दिखाई देता है कि वो पर्टिकुलर जाति विषय के लोगों को या उनको टारगेट करके उनको साइडलाइन कर रही है। तो हमारा मानना है, इसलिए हमारी पार्टी की ज़रूरत है। आज जो श्रवण कास्ट के जो लोग हैं, जिनको
हमारी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी मैच होता है, उनको जेल होता है, इसकी वजह से हम कह रहे हैं। और इसी वजह से लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और हम भी पार्टी के थ्रू उनका जो उनका अधिकार है वो बचाना चाहते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस को वोट देना वो सही बात है कि चलो आपका भाजपा का विरोध बिल्कुल रहेगा तो उनको आप वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कुछ कमिटमेंट आपको मिला है या फिर आपके समाज पे? आप तो शायद चलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से है तो आप पार्टी से है तो शायद आपकी बात ना हो पाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्षत्रिय नेता भी है, क्षत्रिय लोग भी उनके साथ में है, तो कांग्रेस के द्वारा उनको कोई आश्वासन मिला हो? नहीं, ऐसी कोई पॉलिटिकली ऐसी कोई डील नहीं हुई है, लेकिन हम सामाजिक जो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, लेकिन एक समाज का एक नागरिक भी हूँ और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हूँ। तो इस नाते मैं कहता हूँ, ये आंदोलन से भी मैं जुड़ा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संकलन समिति जो राजपूत समाज की संकलन समिति है, उन्होंने कोई कांग्रेस पार्टी से कोई डील नहीं की है, उनका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। उनको आपको पता हो डे 1 से वो यही मांग कह रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं कि परसोत्तम रुपाला को हटाया जाए, उनके जगह पे उनके परिवार से या उनकी बीवी को या उनके भाई को किसी को भी टिकट दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात या समाज की बात नहीं मानी। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, नामांकन फाइनल हो गए हैं, सब कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। अब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हमें उनका रिवेंज लेने के लिए, हमारी अहमियत बताने के लिए हमने जो भी ऑपोजिशन में, ऐसा नहीं हमने कांग्रेस के साथ डील किया, लेकिन जहाँ पे जैसे भावनगर सीट है और जो भरूच की सीट है, वहाँ पे हम आम आदमी पार्टी जो भी कैंडिडेट खड़ा है, जो मजबूत कैंडिडेट, उनको वोट देंगे। अगर ऐसा भी हुआ है कहीं पे अपक्ष या निर्दलीय कैंडिडेट मजबूत है तो हम उसको भी वोट दे सकते हैं। तो ऐसी कोई डील नहीं हुई है कांग्रेस के साथ, लेकिन जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा भाजपा के सामने, जहाँ पे हम निर्णायक मतदाता है, वहाँ पे हम उनको ही वोट देंगे और भाजपा को हराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो अभी चलिए, ये जो आंदोलन की बात है तो इसका तो क्या रिजल्ट जो भी आएगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जब ये पूरे इलेक्शन होंगे उतनी उसकी मतगणना होगी तभी तो। लेकिन अभी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, आपकी जो ये पार्टी चल रही है, तो आपके सामने चैलेंज भी बहुत बड़े हैं क्योंकि पूरे देश में आप चलने वाला है, तो पूरे देश में बहुत बड़े नाम हैं जो वर्ल्ड लेवल पे, जैसे कि नरेंद्र मोदी है, अमित शाह भी है, तो साथ ही साथ में राजनाथ सिंह को भी देख सकते हैं, नितिन गडकरी को भी देख सकते हैं, तो बहुत सारे बड़े चैलेंज हैं। तो उनके सामने आपकी रणनीति या फिर आइडियोलॉजी आपकी कैसे चलेगी कि उनके सामने टिक पाए और उनके आगे टिकते हुए आप ऊपर चले जाए? बिल्कुल सही बात है। जैसे आप बोल रहे हो कि विश्व कक्षा के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर वाकई में वो विश्व कक्षा के नेता होते तो उनके पास अभी 38 पार्टियां नहीं जुड़ती। अभी आप देखते हो तो एनडीए के गठबंधन के अंदर 38 पार्टियां हैं। इसका मतलब बहुत छोटे छोटे दल भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हम पार्टी है उत्तर प्रदेश से, जैसे अपना दल अनुप्रिया पटेल की है, वैसे ही एनएलओ है, और एक राजभर पार्टी है, वैसे ही एक रामदास अठवले जी की पार्टी है, वैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के बेटे जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी है। तो छोटे छोटे जो जाति के आधार पर दल बने हैं उनकी पार्टी से साथ वो जुड़े हुए। उसका मतलब ही इनडायरेक्टली यही होता है कि वो वैश्विक कक्षा के नेता नहीं है, क्योंकि उनको लोगों का साथ लेना पड़ रहा है। जो क्षेत्रीय दल है, जो छोटे छोटे दल है, उनका साथ लेना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर वो होते विश्व कक्षा के नेता तो उनको दूसरे का साथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अकेले चुनाव लड़ते। लेकिन डेफिनेटली वो नहीं है, लेकिन वो ऐसा प्रोजेक्ट कर पाते। मैं आपको बता दूं, मोदी जी जो है वो इवेंट मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, वो अपना मार्केटिंग अच्छा करते हैं, वो पैकेजिंग अच्छा करते हैं। बेशक उसकी वजह से उन्होंने ये माहौल बनाया हुआ है कि वो विश्व कक्षा के नेता हैं। अगर विश्व कक्षा के वाकई में वो होते तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो एनडीए गठबंधन में है उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती, वो अकेले लड़ते। 550 सीटें हैं वहाँ पे वो अकेले लड़ते, ना कि सबको साथ में लेके चलते। जी। और जिस तरीके से ये आपकी आइडियोलॉजी, आपकी जो रणनीति है उसकी बात हुई, तो ये चलिए चुनाव भी खत्म हो जाता है। चुनाव में आपका जो है जो मुद्दा है वो मुद्दा भी उजागर हो जाएगा, साथ ही साथ में आपका जो बदला है वो भी पूरा हो जाए, और साथ ही साथ में देखा जाए कि आपका जो आपकी बात है वो भी रह जाए, और सबसे ज़्यादा सीटें जो आने का मुद्दा है 400 सीटें जीतने का, वो बीजेपी का पूरा ना हो पाए और कहीं ना कहीं उनको इस वजह से ही नुकसान झेलना पड़े, समझ लेते हैं। लेकिन इसके बाद में आगे के चुनाव भी होंगे, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, तो उसके लिए ग्राफ क्या रहेगा, उसके लिए उसकी तैयारियां क्या रहेगी, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल सही बात। जैसे रिसेंटली हमारी पार्टी गुजरात प्रदेश के अंदर लॉन्च हुई है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो मैं जैसे ही हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग हमसे फ़ोन पे, मैसेजेस पे, सोशल मीडिया पे
लोग मिलना आते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और उसको पता है कि अभी लोगों का खास करके जो सवर्ण कास्ट जो लोग हैं, जिसके अंदर जिनके अधिकारों का हनन होता है, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, कैसे हम, किस तरह से हम जुड़ सकते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। उस तरह की बातें अभी किया करते हैं लोग बात। और अभी तो ये चुनाव की जनरल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले जो इकाई चुनाव है या उसके बाद विधानसभा के चुनाव है या काउंसिलर जो पार्षद के चुनाव है डिफरेंट सिटी या शहरों के अंदर, उसके अंदर बेशक हम जाएंगे और हम लोगों को हमारी जो आइडियोलॉजी है उनको वाकिफ कराएंगे और उनको बताएंगे कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है। जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो फर्जी राष्ट्रवादी है, और उनको हम उजागर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि फर्जी राष्ट्रवाद है और ये आप इनकी बातों पे ना आए। और जो आपके हितों की बात करता है, जो आपके अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, हम किसी का अधिकार न छीनेंगे न छीनने देंगे, उस आइडियोलॉजी के बेस पे लोगों को समझाएंगे और हमसे वैसे किस तरह से वो जुड़े, उस तरह से हम प्रयास करेंगे जी। और आखिर में एक बात कि आप जो आंदोलन अभी चल रहा है और गुजरात में जिस तरीके से और अन्य राज्यों में भी चल रहा है, तो उसको मद्देनजर आप अन्य समाज के लिए या फिर अपने खुद के समाज के लिए और अपनी पार्टियों के जो भी सदस्य हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे मैं मेरे समाज की पहले बात करूं तो मेरे समाज के पास फिलहाल ये चुनाव के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। वो कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देता है। जब से भारतीय जनता पार्टी है उनको कंधे पे बिठा के रखा है। उनके सारे काम भारतीय जनता पार्टी के सारे छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े काम राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज ने किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने समाज को कुछ नहीं दिया है और आईना दिखाया है कि भाई देख लो आपकी जगह ये है। उन्होंने जानबूझ के हमारा जो अपमानित करने का काम किया है, तो इसकी वजह से हमें ये पार्टी की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए हम ये पार्टी लेकर आए हैं। दूसरी बात, हमारी आइडियोलॉजी जिस तरह से मैंने आगे भी बताया कि हमारी आइडियोलॉजी मेन आइडियोलॉजी यही है कि हम सुवर्णों की पार्टी बन के रहे, हम सुवर्णों के साथ में लेके चले, जिसमें हमारे ब्राह्मण भाई भी हो, हमारे जो पटेल पाटीदार भाई है वो भी हो, हमारे जैन समाज के भाई भी हो, और भी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके भी हो, और बाकी जो मैं ओबीसी समाज और शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे भाई हैं, जो हमारे प्रदेश के लोग, उनके अधिकारों भी हम चर्चा कर रहे हैं। हम उस पर डिस्कशन, उनके अधिकार भी कैसे हम सुरक्षित कर पाए, उनको भी किस तरह से हम आगे बढ़ा जाए, उसके लिए हमारी पॉलिसी बन रही है और उनको हम साथ में लेकर सबको साथ में लेकर चलने की हमारी नीति है। और हमारा खुद का अधिकार हम ना किसी को छीनने देंगे, ना हम छीनेंगे, यही हमारी आइडियोलॉजी है जी। तो जिस तरीके से हमने देखा, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कर्णदेव सिंह जी चौहान, जो कि उपाध्यक्ष है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य से। तो उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या रहेगी, आने वाले समय में उनकी रणनीति क्या रहेगी, और जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड बनाने की बात की, सही मुद्दों पे सही राष्ट्रवाद क्या होता है, सही हिंदूवाद या सनातनवाद क्या होता है, और लोगों से भी अपील की गई इस बार जिस तरीके से वोटिंग करनी है तो बीजेपी के खिलाफ क्यों करनी है, वो सारी बातें भी समझें। तो आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, उसका अस्तित्व कैसे रहेगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, जो इरादे हैं इनके शब्दों में नजर आते हैं, और जो इरादे लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो अभी जो टॉप पे दिख रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में उसका अस्तित्व नीचे चला जाए और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उसका अस्तित्व बहुत ही बड़ा हो, क्योंकि उनका एक जो नारा है बहुत ही बड़ा नारा कि हम न किसी के अधिकार छीनेंगे न किसी के छीनने देंगे, और सबको जो न्याय मिलना चाहिए सबको दिलाएंगे। यानी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे आगे चलेंगे और उनकी जीत सही निश्चित मानी जा रही है। तो मैं कैमरामैन संजय जी के साथ में महिपाल सिंह राठौर, JK 24/7 न्यूज़ गुजरात।